नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हों या आपके खुद का जीके लेवल हो, वो निश्चित रूप से इससे बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसी मुझे उम्मीद भी है और मैं कामना करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ऐसी कई बातें जानकारी में आएंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी। ये आप देखें, ये सीरीज है टूरिज्म का और इसमें हम देखेंगे आज राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यूँ तो हम भारत के लोग हैं और भारत की संस्कृति है कि हम अपने यहाँ के हर जीव को ईश्वर तुल्य मानते हैं। वृक्षों को हमने बहुत उपयोगी माना है, तमाम जीवों को हमने देवता या देवता का वाहन माना है। तो कहीं ना कहीं हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन समय ऐसा घुमा कि हम लोग भोगवादी हो गए और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हो गए। हमने उसका शोषण किया और यही वजह है कि आज हम तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसमें से कोरोना की महामारी भी है। यदि हम प्रकृति की ओर लौटें, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को फिर से स्थापित करें, उनके लिए हम कुछ करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ऐसी तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन से फैक्ट्स हमारे जीवन में काम आने वाले हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, अभ्यारण्य की संख्या और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या। संख्या थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, लेकिन मोटे तौर पे आप इसे याद कर लें कि हमारे देश में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 532 के लगभग अभयारण्य हैं और 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ऐसे क्षेत्र जो पूर्णतः मनुष्य की किसी प्रकार की गतिविधि को रोकते हैं, यानी वो सुरक्षित स्थान होता है वन्य जीवों के लिए। और यदि हम बात करते हैं अभयारण्य की, तो यहाँ पर आंशिक मात्रा में मानवीय गतिविधियों की इजाज़त होती है, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ये जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको हम 3 हिस्से में देखते हैं बात करके। आप देखें, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये एक वृत्त बनाया है। इसमें आप देखें कि जो पहला क्षेत्र है यानी कि बाहरी जो इलाका है, ये है संक्रमण क्षेत्र और यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ संचालित होती हैं, उन पर नियंत्रण रहता है लेकिन बहुत नाम मात्र का। फिर होता है बफर क्षेत्र, यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ थोड़ी कम होती हैं संचालित, इस पर थोड़ा रोक होता है, थोड़ा नियंत्रण होता है, लेकिन आंशिक रूप से यहाँ गतिविधियाँ होती हैं। और ये है कोर यानी केंद्रीय स्थान, ये पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो इस प्रकार से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इस तरह से होते हैं और भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हम बात करते हैं कि यदि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की पूरी संख्याओं को पढ़ें तो ये तो बहुत मुश्किल है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो उसमें महत्वपूर्ण है उनको आपको बताऊं अपने इस लेक्चर वीडियो की सीरीज में। ये फैक्ट आप देखें ज़रा सा, आपके काम आ सकता है कि भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव है और 21.67% ये वन क्षेत्र है। 2019 का ये आंकड़ा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघों को बचाने के लिए जो अधिनियम लाया गया वो 1973 में लाया गया और उसके 1 साल बाद मगरमच्छों को बचाने का अधिनियम लाया गया, 73-74, इस तरह से आप याद कर लें। 92 में हाथी संरक्षण अधिनियम और 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम। इससे प्रश्न कई बार आ चुका था यूपीएससी में, क्योंकि ये गिद्धों की संख्या अचानक से बहुत तेज़ी से घटने लगी थी और जब इस पर शोध किया गया तो पाया गया डाइक्लोफिनॉक एक दवा होती है जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे दुधारू पशु होते हैं गाय, उनके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और जब ये पशु नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब गिद्ध इन पे इनका भक्षण करते हैं या इनको खाते हैं तो वो जो दवा का असर है वो उनके बॉडी में भी चला जाता है और इस वजह से गिद्धों की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही थी। मनुष्य की ये स्वार्थ भरी क्रियाविधि है, क्या करिए, इसके वजह से कई लोगों को नुकसान हो रहा है और आज हम मनुष्य खुद पीड़ित हैं एक छोटे से जो हमें दिखता भी नहीं उस वायरस की वजह से। हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आप इसे याद कर लें कि डाइक्लोफिनॉक एक दवा थी जिस वजह से गिद्ध बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे
और ये दो नाम आप याद रखें, ये पूछता है कभी कभी कि टाइगर मैन कौन है भारत का और बर्ड मैन कौन है। तो टाइगर मैन कैलाश सांखल, क्योंकि इनका प्रयास बहुत ज़्यादा रहा है बाघों को बचाने के लिए इस अधिनियम को लाने में। और सलीम अली जो बहुत प्रेम करते थे पक्षियों से, उनको कहते हैं बर्ड मैन। तो ये दो नाम आप याद रखें। ये तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, शेर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बाघ है टाइगर, सिंह यानी लॉयन, तो आप कंफ्यूज न हो। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया है गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से कम हो रही थी, इसलिए इसको बचाने के उद्देश्य से इसे राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो IUCN है ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वास्तव में ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है और जिसमें ये बताता है कि कौन से जीव अब नहीं हैं, विलुप्त हो गए हैं, कौन से विलुप्त हो रहे हैं, बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं, कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि ये भी आता है CR यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये खतरे में है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। तो IUCN का फुल फॉर्म भी पूछता है और रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है ये भी प्रश्न आता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे देश में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो प्रयास करेंगे कि इस पूरे सीरीज को या जानकारी को हम बांटने खंडों में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत। तो फिलहाल हम देखते हैं उत्तर भारत के बारे में। आप देखें कि इसमें ये जो राज्य हैं इनसे प्रश्न आता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने जम्मू कश्मीर हिमिस हाई, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस हाई ही है। अगला किश्तवाड़ और दाचीग्राम। हाँ, अब इसको आप याद कैसे करें, तो इसका एक तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं कि हिम यानी बर्फ होता है और बर्फ जम्मू कश्मीर में रहता है, तो हिमिस हाई बहुत बड़ी मात्रा में हाई बर्फ है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि हिमिस हाई कहाँ पे, जम्मू कश्मीर है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला किश्तवाड़। वार, यहाँ वार होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, किश्तों में वार होते हैं भारत पाकिस्तान के साथ, तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि किश्तवाड़ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार दाचीगाम। अगला है हिमाचल प्रदेश, ये भी है तो हिम से जुड़ा हुआ बर्फीला इलाका है, तो यहाँ पर भी आप याद कर लें, हिम ठंडा होता है। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखें, इससे प्रश्न आ चुका है। हरियाणा में है सुल्तानपुर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, इसे आप याद रखें। उत्तराखंड में है ये, इसका नाम पहले था हैली। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी या इसको उद्घाटित किया गया था। इसके अलावा नंदा देवी और राजा जी, ये भी दो हैं उत्तराखंड में, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में दुधवारा टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा पीलीभीत, ये ध्यान रखें। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसे याद रखेंगे, कैमूर। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें ये पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत में कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या जैव क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल, इसमें सुंदरवन है जो आप सभी जानते होंगे, ये एक डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा यमुना डेल्टा है, तो गंगा का डेल्टा है ये। इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जल्दापारा यहाँ पे एक जगह है। टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है सुंदरवन। उड़ीसा में आप देखिए चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, और सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोशिया। पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर्स हैं, भारत के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में जो स्थान है जैसे सिक्किम, असम वगैरह, तो वहाँ पे कौन कौन से खास चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। कंचनजंगा, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आपको पता होगा कि कंचनजंगा अभी जो भारत के अधिकार में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या चोटियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची
चोटी यही है कंचनजंगा। इसके अलावा है काजीरंगा, असम में स्थित है ये। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। असम में मानस और ओरांग भी आप याद रखें। नोकरेक मेघालय में है, यहाँ पर भौंकने वाला हिरण पाया जाता है। नोकरेक में भौंकने वाला हिरण पाया जाता है, ये इसलिए फेमस है। नामदफा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इससे प्रश्न भी आ चुका है कि कहाँ पे स्थित है ये, तो आप याद रखेंगे नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नाम अरुण, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। एक बहुत खास बात, क्योंकि ये विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, इसे आप याद रखें। केबुल लामजाओ, ये लोकटक झील है मणिपुर में, वहाँ पर है ये। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से हमने देख लिया उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके अलावा जो बाकी बच गए हैं, यानी कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, जहां हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ लाभ अवश्य मिला होगा और आप अगले वीडियो को भी इसी गंभीरता से देखें, ताकि आपको इससे जुड़ा हुआ सारा जो बेसिक चीज़ें हैं आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।